नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जामताड़ा की कहानियां तो आपने बहुत सुन ली। आज आपको देश के उन जिंदा मुर्दा जामताड़ा की कहानी दिखाने और सुनाने जा रहा हूं, जिसे देखने और सुनने के बाद आपका दिमाग सन्न हो जाएगा। ये कहानी है उन लोगों की जो या तो मरने वाले हैं, मर चुके हैं, या फिर मारे जाने वाले हैं। और यहीं से शुरू होता है करोड़ों अरबों रुपए का वो खेल जो इस वक्त देश में आधे से ज्यादा राज्यों में खेला जा रहा है। हालांकि इस खेल का पर्दाफाश हुआ है यूपी के संभल से। तो मरे हुए व्यक्तियों का कराना बीमा, मरने वालों का कराना, वाहन का कराना। और आखिरी जो अभी हम लोगों को लेटेस्ट अभी तक पता चला है, वो ये पता चला कि ये लोग अभी तक ये हो रहा था कि जो लोग मरने वाले हैं उनका बीमा करा के उनकी मृत्यु के बाद पैसे निकाल लिया। पर जो इसका सबसे विभत्स रूप इस क्राइम का सामने ये आया है कि जो नौजवान लड़के हैं और जो एकदम स्वस्थ हैं, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। ये देश भर के करीब आधे से ज्यादा राज्यों में चल रहे उस लेटेस्ट जामताड़ा की बात कर रही है, जो सिर्फ खाता खाली कर किसी को कंगाल नहीं बनाते, बल्कि एक साथ मरे हुए, मरने वाले और मार दिए जाने वाले लोगों की बीमारी और जिंदगी दोनों का सौदा कर रहे हैं। बस यूं समझ लीजिए कि साउथ इंडिया के राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो देश के बाकी हर राज्य में इस तरह के गैंग मौजूद हैं, जो बीमार लोगों को चुन चुन कर उनका बीमा करवाते हैं, फिर सारा पैसा खुद ही हड़प कर जाते हैं। इन्हीं लोगों की भाषा में इन लोगों ने कहा कि मैम, क्योंकि हम मराठी में बात नहीं कर पाएंगे और कन्नड़ में बात नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम साउथ में नहीं जा रहे हैं। पर ये जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं नॉर्थ के, उन सभी में इनका गैंग फैला हुआ है। हाँ, तो ये मतलब गुजरात से लेके असम तक सभी राज्यों में करते हैं। जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल को आप अगर छोड़ दें तो मध्य प्रदेश को इंक्लूड करते हुए सारे राज्य इनके नॉर्थ में आएंगे। मर चुके या मरने वाले लोगों के नाम पर पहले इंश्योरेंस और फिर उनकी मौत के बाद इंश्योरेंस की रकम को हड़पने के धंधे ने कैसे उत्तर प्रदेश के संभल को जामताड़ा बना दिया और कैसे इंश्योरेंस की रकम हड़पने का सिलसिला हत्याओं तक चला गया। परत दर परत बताएंगे हमको कैसे हुई इस कहानी की शुरुआत और कहां तक पहुंचे इस पूरी गैंग के तार। झकझोर देने वाली इस कहानी और खुलासे को जब आप सुने और समझेंगे तो शायद देखने सुनने के बाद भी आपको यकीन ना आए। यकीन आए भी तो कैसे? कोई कैसे यकीन कर सकता है कि एक मरने जा रहे इंसान, एक मर चुके इंसान और एक मारे जाने वाले इंसान से कुछ क्रिमिनल, सरकारी कर्मचारी, ग्राम प्रधान, बैंक और बीमा कंपनी के मुलाजिम मिलकर कैसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? तो चलिए जामताड़ा पार्ट 2 ये संभल जामताड़ा की ये कहानी शुरू करता हूँ। इस कहानी की शुरुआत इसी साल जनवरी की एक ठंड और कोहरे भरी रात में अचानक होती है। मैं आ रही थी एक थाने से देर रात्रि में, जनवरी का महीना था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोहरा था। और कोहरे में हम लोग सभी जब सामान्य लोगों की तरह जब ट्रैवल करते हैं, हम जानते हैं कि अगर सामने कोई पुलिस का वाहन हो या कोई बड़ी गाड़ी हो तो हम अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा लेते हैं ताकि हमें रास्ता दिख सके। इतना इंटेंस कोहरा था। परंतु 2 गाड़ियों ने मुझे ओवरटेक किया था और हमें कुछ सस्पिशियस उनके मूवमेंट में लगा। उस समय हम लोग कार चोरी पे भी काम कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि कहीं ये कार चोरी वाली गैंग ना हो। तो उन लोगों को लगा कि हमें ऐसा लगा कि उनको एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। अचानक तुक्के में रोकी गई कार से जो 2 लोग मिले, उनमें से एक ओंकारेश मिश्रा और दूसरा अमित था। कार से 11.5 लाख कैश और 19 डेबिट कार्ड के अलावा मोबाइल से जो चीज पुलिस को मिली वो हैरान करने वाली थी। मोबाइल में 1 लाख से ज्यादा अलग अलग लोगों की तस्वीरें थी।
फिर इसके फ़ोन को हम एनालाइज करते चले गए और उसमें हमें बहुत सारी लोगों की फ़ोटोज़ मिली, जिसमें बहुत सारे मतलब 1 लाख से ऊपर फ़ोटोज़ थी। अधिकतर फ़ोटोज़ बहुत बीमार व्यक्तियों की थी, बहुत ही गरीब लोगों की फ़ोटोग्राफ्स थी। उन लोगों की 30-30 लाख की पॉलिसी होना, 20 लाख की पॉलिसी होना, जिसका प्रीमियम करने की शायद उन लोगों की क्षमता नहीं थी। ये सब हमें मतलब डाउट्स आते चले गए। अब तक पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन, क्या करते हैं। इतने सारे डेबिट कार्ड, मोबाइल में ज्यादातर गरीब लोगों की तस्वीरें, मैसेज में बीमा रकम मिल जाने की बातें, संभल में गुजरात बैंक के पासबुक। आखिर ये रहस्य क्या है? तो हम लोगों ने काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट भी सीज किया था। तो डॉक्यूमेंट्री मटेरियल में भी हम लोगों को एक जगह के यहाँ से 250 के ऊपर पासबुक्स, डेबिट कार्ड्स वगैरह सब मिले थे। वो पासबुक्स भी जो है गुजराती बैंक, गुजरात के लोगों के पासबुक्स हमें यहाँ के लोगों के पास से मिले, असम के, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। अब पूछताछ और कागजों की छानबीन के बाद धीरे धीरे पुलिस को ये बात समझ आने लगी कि मामला बहुत बड़ा है और ये मामला सिर्फ फर्जी बीमा का नहीं बल्कि खूनी बीमा का भी है। अब पुलिस ने उन्हीं कागजात के आधार पर उन घरों में जाकर छानबीन करने का फैसला किया जहां किसी न किसी की मौत पर बीमा के पैसे मिले थे। अब एक एक कर पुलिस उन पतों पर पहुंचती रही और एक एक कर वो खुलासा होता चला गया जिसने खुद पुलिस को हैरान कर दिया। तो शुरू में जैसे सुनीता के हस्बैंड हुए, या एक और रुखसार वाला केस था, उसमें भी उसके पति को कैंसर था। तब तक हमें लग रहा था कि ये लोग मरणासन व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं, जो मरने वाले हैं किसी गंभीर बीमारी से। उन लोगों की पॉलिसी खुलवा के और जब वो मर जाएंगे तो उनको हार्ट अटैक से मरा हुआ दिखा के उनका बीमा का पैसा हड़प लेंगे। ये प्रियंका है। संभल के जामताड़ा की जांच की शुरुआत प्रियंका के इसी घर से हुई। प्रियंका के पति दिनेश शर्मा की कैंसर से मौत हो गई थी। मौत से पहले एक रोज कुछ लोग घर आते हैं और दिनेश के इलाज के खर्चे के नाम पर उसका बीमा करवाते हैं, 25 लाख का बीमा। उन्होंने बताया था कि 5 लाख रुपए यानी कि इलाज के लिए मिलेंगे और अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपको 20 लाख रुपए बाद में दिए जाएंगे। मैंने भी इस लालच से इंश्योरेंस करा दिया। इन्होंने 1,40,000 रुपए मुझसे ले लिए थे। आप ही से उल्टे ले लिए? जी जी। अच्छा, इन्होंने 3 बार में करके मुझसे पैसे लिए थे। 25 लाख का इंश्योरेंस करवाने के कुछ महीने बाद 30 मार्च 2024 को दिनेश की मौत हो गई। अब नॉमिनी बनी प्रियंका का बैंक खाता खुलवाया गया। बैंक से मिली चेकबुक पर उसके दस्तखत करवा लिए गए। पैन कार्ड, बैंक की पासबुक सब बीमा कराने वालों ने अपने पास रख लिया। और तो और बैंक से जिस फोन नंबर पर ट्रांजैक्शन के मैसेज आते वो भी बदल दिए गए। नतीजा ये हुआ कि इंश्योरेंस की 25 लाख की रकम में से 25 पैसे भी प्रियंका को नहीं मिले। आधार कार्ड से खुला था। मुझे बैंक से चेकबुक मिली थी और एटीएम कार्ड मिला था और बैंक की पासबुक मिली थी। इन्होंने मेरे से तीनों ही ले लिए और इन्होंने क्या बोलते हैं चेकबुक पे मेरे से साइन भी कराए थे। अच्छा, चेकबुक पे साइन करवा करके आपको दे दिया? जी। उसके बाद में इन्होंने मुझे आज तक ना ही पैसा दिया है। इंश्योरेंस वाला भी पैसे नहीं दिया और 1,40,000 जो मुझसे ले लिए हैं उसमें से कोई पैसा नहीं दिया। ये चंद्रसेन है। इनके 35 साल के बेटे दिनेश की 2 साल पहले अचानक मौत हो गई। 2 साल पहले दिनेश को कुछ लोगों ने बैंक से लोन पर ट्रैक्टर और बाइक दिलवाई। फिर एक रोज अचानक बिल्कुल ठीक ठाक दिनेश की रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। मौत के बाद पता ये चलता है कि चूंकि दिनेश मर चुका है लिहाजा बैंक से लोन माफ हो गया, मगर ट्रैक्टर और बाइक उन लोगों को मिली जिन्होंने दिनेश को लोन दिलवाया था। लड़के को शराब पिला पिला करके पहले उसके नाम पे ट्रैक्टर फाइनेंस कराया, फिर शराब पिला के मार दिया। हाँ, ट्रैक्टर निकालो, ट्रैक्टर निकालने बाद में बाइक मोटरसाइकिल दारू पिला लड़के मार दिया। अब ट्रैक्टर कहाँ है? अब ट्रैक्टर उन्हीं के पास है, लठी रहा है वो अभी वाले पास। अब जैसे ही दिनेश और गाड़ियों के लोन और बीमा के बारे में पुलिस को पता चला तो जांच और आगे बढ़ी। अगला खुलासा दिमाग चकरा देने वाला था। पता चला कि ये वो गैंग है जो गरीब लोगों को चुनता है, उनके नाम पर गाड़ियों का लोन करवाता है, फिर गाड़ी खुद ही चोरी करवाता है और सारे पैसे खुद हड़प कर लेता है। जांच के बाद अकेले अमरोहा के आसपास से ये इतने सारे ट्रैक्टर जब्त किए गए। मैं ना तो किसी ट्रैक्टर के शोरूम के यार्ड में खड़ा हूं और ना ही किसी वर्कशॉप में। ये वो बरामद ट्रैक्टर हैं जिनको संभल पुलिस ने इंश्योरेंस गैंग से बरामद किए थे। ट्रैक्टर का इंश्योरेंस करवाकर जिसके नाम पर इंश्योरेंस करवाया उसकी मौत
और फिर ट्रैक्टर के लोन को माफ कराकर उसे बेचने का ये धंधा न सिर्फ संभल बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और उत्तर प्रदेश से बाहर आसाम तक फैला हुआ है। पुलिस अफसरों का तो यहां तक कहना है कि ट्रैक्टर फाइनेंस की ये कड़ियां देश के हर राज्य में है, बशर्ते वो गैंग अलग ऑपरेट कर रहे हों, लेकिन उनकी शुरुआत यहीं संभल से हुई। तफ्तीश और आगे बढ़ी तो त्रिलोक नाम के एक शख्स का केस भी सामने आया। त्रिलोक जून में ही मर गया था, मगर उसकी मौत के कुछ महीने बाद उसके नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई। पॉलिसी लेने के बाद दूसरी बार दिल का दौरा पड़वाकर फिर से त्रिलोक को मार दिया गया। त्रिलोक के केस के संबंध में अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL भी एडमिट हुआ है। तो उसमें यही था कि त्रिलोक जून में मर चुके थे, कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे। उनके मरने के 3 महीने बाद उनकी 2-3 पॉलिसी खुलती हैं और फिर उसके बाद उनको जून में जो व्यक्ति मर चुका है उसको वापस दिसंबर में हार्ट अटैक से मरा हुआ दिखा के उसका MCD द्वारा एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये सारा बीमा का पैसा हड़पने के उद्देश्य से, यानी कैंसर जैसी बीमारी के मरीज से लेकर मर चुके लोगों तक के बीमे से पैसे कमाए जा रहे थे। यानी कायदे से मुर्दों का भी बीमा हो रहा था। तो शुरू में जैसे सुनीता के हस्बैंड हुए या एक और रुखसार वाला केस था, उसमें भी उसके पति को कैंसर था। तब तक हमें लग रहा था कि ये लोग मरणासन व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं, जो मरने वाले हैं किसी गंभीर बीमारी से। उन लोगों की पॉलिसी खुलवा के और जब वो मर जाएंगे तो उनको हार्ट अटैक से मरा हुआ दिखा के उनका बीमा का पैसा हड़प लेंगे, ऐसा हमें समझ में आ रहा था। बाद में हम लोगों ने कुछ गिरफ्तारियां करी, उनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए उसमें हमें पता चला कि ये लोग मरे हुए लोगों का भी बीमा कराते हैं जो पहले ही मर गए। पर बात सिर्फ इतनी भर नहीं थी, अभी तो सबसे खौफनाक सच सामने आना बाकी था। सच बीमा के नाम पर बीमा पॉलिसी धारकों की हत्या करने का, वो भी खासकर नौजवानों को टारगेट कर। तो मरे हुए व्यक्तियों का कराना बीमा, मरने वालों का कराना, वाहन का कराना। और आखिरी जो अभी हम लोगों को लेटेस्ट अभी तक पता चला है वो ये पता चला कि ये लोग, अभी तक ये हो रहा था कि जो लोग मरने वाले हैं उनका बीमा करा के उनकी मृत्यु के बाद पैसा निकाल लिया। पर जो इसका सबसे विभत्स रूप इस क्राइम का सामने ये आया है कि जो नौजवान लड़के हैं और जो एकदम स्वस्थ हैं उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि जवान लड़कों का प्रीमियम कम लगता है, क्लेम का पैसा ज़्यादा मिलता है। तो उनको टारगेट करते हुए उनके नाम पे 6-6, 7-7 पॉलिसी कराना, पहली बात उनको धोखे में रखते हुए, और क्योंकि ये लोग अनपढ़ होते हैं या इनके आगे पीछे कोई होता नहीं है, और फिर उसके बाद इनको एक जगह पे ले जाके इनकी बहुत ही बर्बरता पूर्वक हथौड़े से सर मार के हत्या कर देना, उस हत्या को एक्सीडेंट का रूप दे देना, इस तरह की FIR पंजीकृत कराना कि एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यानी ये गैंग ऐसे हट्टे कट्टे नौजवानों को टारगेट करता जिनकी पॉलिसी भी आराम से हो जाती और प्रीमियम भी कम भरना पड़ता। इसके बाद इन नौजवानों का कत्ल कर उसे रोड एक्सीडेंट में हुई मौत दिखाकर बीमा कंपनी से सारे पैसे वसूल लिए जाते। एक मामले में तो एक सगा भाई तक इस साजिश में शामिल हो गया था। खुद भाई को ई-रिक्शा से धक्का देकर नीचे गिराया और जिस तरफ सर में चोट लगी उसी तरफ सिर सड़क पर दे मारा और फिर रोड एक्सीडेंट में मौत दिखाकर बीमे का पैसा वसूल लिया। एक हत्या तो सगे भाई ने ही की है, तो सगा भाई अगर अपने खुद के भाई की अज्ञात वाहन से टक्कर की FIR करा रहा है तो आप इसे सेंसिटिविटी कह लीजिए, तो पुलिस ये ऐसे नहीं समझेगी कि वादी को शक की निगाह से देखने लगे। हम ये मानेंगे कि वादी उस समय पीड़ित है, उसके सगे भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, बॉडी हमें दिख रही है, क्योंकि हथौड़े से सर फोड़ने के बाद गाड़ी भी उसके ऊपर चढ़ाते थे। तो हमें हाँ, तो वो हत्या मतलब जो गैंग हम लोगों ने पकड़ा है वो तो पहले सर पे वार करके उसे मारता था, मारने के बाद फिर उसके ऊपर से बाहर निकालता था। संतोष कुमार शर्मा, संभल, आज तक। खेल में सबसे पहले टारगेट चुना जाता है और ये टारगेट 3 तरह के होते हैं। पहले वो जो गंभीर बीमारी की वजह से बस मरने वाले हैं, दूसरे जो मर चुके हैं और तीसरे वो जिन्हें मारा जाना है। पहले और तीसरे टारगेट को चुनने का काम ग्राम प्रधान करते हैं, जबकि दूसरा टारगेट खुद गैंग के लोग चुनते हैं।
अब सवाल यह है कि आखिरकार ये सारा धंधा चल कैसे रहा था। तो इसमें ऊपर से नीचे तक न जाने कितने ही लोगों का चेन काम कर रहा था। सबसे पहले ऐसे लोगों को ढूंढना होता जो किसी गंभीर बीमारी का शिकार है और जल्द मरने वाले हैं। ये सूचना गैंग तक आशा कार्यकर्ता और गांव के प्रधान गैंग तक पहुंचाते। अगर पॉलिसी शुरू तब होती है किसी की कि पहले इनको पता तो चले कि गांव में कौन व्यक्ति है जिसे कैंसर या गंभीर बीमारी है। इसका वाला है। हाँ, इसका ब्यौरा रहता है आशा के पास या गांव के प्रधान को पता चलता है। तो सबसे पहले इनिशिएट करता है आशा वर्कर या ग्राम प्रधान। वो बताती है नेक्सस के लोगों को कि हमारा टारगेट एक तैयार हो रहा है, तुम लोग आ जाओ। तो हम लोगों ने एक ऐसी आशा वर्कर है, उसका नाम है नीलम, बुलंदशहर की। सुनीता वाले केस में वही थी, उसको हम लोगों ने जेल भेजा क्योंकि उसने 10 लाख की पॉलिसी में से 1 लाख का जो पैसा है वो नीलम के हिस्से में आया, जो कि हमें उसके ट्रांजैक्शंस में भी दिखता है। इसके बाद बारी आती बैंक मैनेजर और बैंक कर्मियों की, जो गैंग के साथ मिली भगत करके नॉमिनी का खाता खुलवाते। तो सेल्फ चेक के माध्यम से पैसे निकले थे सुनीता के अकाउंट से, जबकि सुनीता का ये कहना था कि वो कभी बैंक गई ही नहीं। तो किसी और ने सुनीता के पास उसकी चेकबुक थी, जो भी हमारे अक्यूज थे उन्होंने सुनीता के हस्ताक्षर बनाए, खुद ही चेक दिए और बैंक ने वो एक्सेप्ट भी कर ली और पॉलिसी के 5-5 लाख रुपए कैश दे दिए। डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले सरकारी मुलाजिम से लेकर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और इन सब के बाद जाहिर है इंश्योरेंस कंपनी की भी मिली भगत होती। कई इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिम भी फिलहाल रडार पर हैं और उनकी भी जांच चल रही है। यह खेल कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक इस संभल जामताड़ा से जुड़े 51 लोग पकड़े जा चुके हैं, जबकि केस में 17 अलग अलग FIR दर्ज हो चुकी है। कायदे से पुलिस की माने तो ये गैंग एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी ही चला रहा था। ये एक इस तरह का आप कह सकते हैं पैरेलल इकोनॉमी टाइप चल रही है। तो जितने भी एक नॉर्मल जेन्युइन इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्लेयर्स होते हैं, वही सारे प्लेयर्स जो हैं एक पैरेलली इलीगल काम भी कर रहे हैं। संभल पुलिस ने सिर्फ 4 महीने में इतने सारे केस खोल दिए, पर खुद पुलिस की माने तो आगे ये केस कहां तक जाएगा इसका अंदाजा ही नहीं है। बाकी राज्यों में भी मरने जा रहे, मर चुके या मार दिए जाने वाले लोगों के बीमा के नाम पर यही खेल चल रहा है। यानी खेल करोड़ों का नहीं, अरबों का है। सचमुच ये एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं। संतोष कुमार शर्मा, संभल, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।